आप क्या करते हैं ये तो मैटर करता ही है, यानी कि आपके एक्शंस आपकी लाइफ को शेप करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ केवल आपके एक्शंस से ही शेप नहीं होती, यानी कि जो आपसे जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। और ये सेम सिद्धांत जियोपॉलिटिक्स में भी यूज होता है। यानी कि अगर यूएसए को हेजमॉन बनना था तो यूएसए को केवल ये नहीं देखना था कि अरे हमारे देश के अंदर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, उसे यह भी देखना था कि यूरोप कैसा चल रहा है। यूरोप को साथी बनाना है, यूरोप में स्टेबिलिटी लानी है, यह मैटर करता था उसके लिए। फिर एशिया की तरफ इंटरेस्ट लाना है, रीबैलेंसिंग टुवर्ड्स एशिया, ऐसी पॉलिसी लानी, क्योंकि इनसे आप जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, वो आपको ताकतवर बनाएगा। अभी रिसेंटली रशिया से कमेंट आता है कि इंडिया और चाइना आपको सोचना चाहिए कि एक्चुअली आपकी राइवलरी में बेनिफिट किसका है, किसका बेनिफिट है। तो क्लियरली रशियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं अरे वेस्ट का बेनिफिट है। जब मैं ये स्टेटमेंट रिसेंटली पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, एक जर्नल रिलीज किया था चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने, और उसको उसमें साथ में एक जो कंट्रीब्यूशन था वो एक इंडियन स्कॉलर है सी राजा मोहन, उनका भी था। उस जर्नल में उन्होंने बताया कि इंडिया एंड चाइना हैव लॉट ऑफ कन्वर्जेंसेस देन डाइवर्जेंसेस, यानी कि कितने सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जहां पर इंडिया चाइना एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, एशियन सेंचुरी बना सकते हैं। और डाइवर्जेंसेस जो हैं, जहां पर हमारे अलगाव हैं, वो मुद्दे उससे कम हैं। लेकिन फिर भी जो अलगाव है वो सुलझ के देते ही नहीं है। और उसमें भी इंडिकेशन किया था कि इसका कहीं ना कहीं कारण वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट आपके फैसलों को प्रभावित कर रहा है। आप कहते हैं कि आप एशिया में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, है नहीं, आप प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में लेवरोव कह रहे हैं कि यार इस पूरे एरिया को देखो, एशिया यूरोप, क्यों ना ये एक हो जाए, एशिया और यूरोप, यूरेशिया, आप इसको एक कॉन्टिनेंटल जोन मानिए और इसको एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म वाली यूनिट बनाइए। आप कहेंगे बात समझ नहीं आई। अरे सीधा सा मुद्दा यह है, नेटो का डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, ऐसा रशिया का मानना है। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं ट्रंप के कमेंट कि देखो यूरोप अपने अपने डिफेंस के बजट को बढ़ाओ, अब अभी तक जो हम इतना बड़ा डिफेंस बजट देते थे उसको डिक्रीज करेंगे, नेटो में हम पैसा नहीं लगाएंगे उतना। तो ऐसे में यूरोप पर दबाव बढ़ रहा है। और हमने अभी मैक्रॉन की स्टेटमेंट देखी थी, वो कह रहे थे वी आर नॉट गोइंग टू टो द फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज ऑफ यूएसए, यानी कि भाई यूएसए के हिसाब से हम चलेंगे नहीं। तो अगर फ्रांस के ये कमेंट आ रहे हैं, उधर जर्मनी के भी ऐसे ही अंडर करंट की तरह कमेंट आ रहे हैं, तो फिर तो रशिया की स्ट्रेटजी सही है कि भाई यूरोप के कुछ देशों को लो, एशिया के देशों को मिलाओ और यूरेशिया को एक मेजर यूनिट बना दो। क्योंकि यूएसए का सबसे बड़ा पार्टनर है कौन, यूरोप। और अगर यूरोप उसके हाथ से चला जाए और यूरोप और एशिया अपने आप को एक मानने लग जाए, तो भाई साहब ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ रशिया करने वाला है, चाहता है ऐसा करें। अभी हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, यूरोप से हम क्या सीख सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। आपको यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अच्छे क्वेश्चन का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। देखिए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कमेंट में कहा अरे अफ्रीका से सोचिए कि अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन है, इवन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है दे आल्सो हैव देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट। तो एशिया की अपनी एक अलग से यूनियन क्यों नहीं है, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया की एक यूनियन क्यों नहीं बना सकते। अगर यूरोपियन यूनियन बन सकती है तो यूरोपियन यूनियन और एशिया की एक यूनियन क्यों नहीं बन सकती। भाई किसी ने तो कभी सोचा होगा, तभी तो कुछ आगे होता है। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात देखिए, मतलब मैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों का जिक्र करूं तो उसमें यूएस एक प्रोमिनेंट पावर बन के उभरा। एक्चुअली दोनों ही वॉर में यूएस की एंट्री लेट हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो यूएसए का मजा आ गया। कारण मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूएसए एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। अब दोनों ही वॉर का जोन देखिए कहां था, अरे मेजर दोनों वॉर का जोन तो यूरोप था। सबसे ज्यादा जो डिवेस्टेशन हुआ, चाहे लोगों का, पैसे का, प्रॉपर्टी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो कहां हुआ, यूरोप में हुआ। तो यूएसए ने कहा यूरोप टेंशन मतलब हम बैठे हैं ना यहां पर, मार्शल प्लान के तहत आपको देंगे यूएस डॉलर, हमारे यहां इंडस्ट्रीज हो गई हैं स्ट्रांग, आपकी मार्केट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस सपोर्ट के बदले आपको क्या चाहिए, एक अदना सा तोहफा। और वो तोहफा क्या है कि आप हमारे अलायंस पार्टनर होंगे। और यहां से हुआ कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग और यूएसए डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ यूरोप।
अब ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, अगर यूएसए को अपनी मार्केट को और ज्यादा स्ट्रांग करना है तो उसको मार्केट चाहिए कि नहीं चाहिए? और यूरोप की बनी बनाई मार्केट आपको मिल जाएगी। और इसी वजह से जो ब्रिटेन वुड की मीटिंग हुई थी जुलाई 1944 में, जिससे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशन को बनाने का फैसला हुआ था, उनका हेडक्वार्टर फाइनली यूएसए में हुआ। और वर्ल्ड बैंक का पहला इंस्टीट्यूशन देखिए क्या बना, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की जरूरत किसको थी? यूरोप को थी। यूएसए ने का टेंशन मत लो, यहां से काम होगा, तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन डोमिनेटिंग जो करेंसी बनेगी वो तो बनेगी हमारी यूएस डॉलर। उस समय पर हैरी डेक्स्टर, मेनर्ड कीन्स, उन्होंने भी एडवाइस की थी कि यार ऐसा करो ना, एक देश की करेंसी ना लेकर के बेनकॉर बना लेते हैं, एक नई करेंसी बना लेते हैं। यूएसए ने कहा नहीं नहीं, ये ना चल पाएगा, क्योंकि करेंसी तब चलती है जिसके पीछे हो स्टेबिलिटी, बैकिंग, और यूएस की स्ट्रांग इकोनॉमी की बैकिंग से करेंसी में आएगा विश्वास। तो ऐसे में उन्होंने सहायता तो दी यूरोप को, लेकिन उसके बदले एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले लिया कि तुम्हारी पॉलिटिक्स को हम शेप करेंगे। आप कहेंगे पॉलिटिक्स को कैसे? अरे कम्युनिज्म का खतरा था ना, तो यूरोप में जहां जहां ट्रेड यूनियंस जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी, उन सबको डिसमेंटल करने में सीआईए ने ऑपरेशंस करे और यूरोप के देशों ने, अपनी सरकारों ने सपोर्ट करे। अरे आप तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली भी, आइए करिए इन कम्युनिस्ट पार्टीज का इलाज सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। मतलब देखिए, यूएसए इज ब्लेस्ड विद आइसोलेशनिस्ट ज्योग्राफी, एक तरफ पैसिफिक, दूसरी तरफ अटलांटिक। तो अल्टीमेटली अगर उस पर कुछ आंच आनी होगी, और सबसे बड़ा दुश्मन तो उसके लिए यूएसएसआर था, तो अल्टीमेटली जो यूरोप है, अगर उसमें यूएसए के बेसिस मौजूद हैं, तो वहां से उस पर प्रेशर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? तो ऐसे में यूरोप की टेरिटरी को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी यूज करना था। तो यानी कि जो मैंने जिस बात से आज की क्लास स्टार्ट की थी कि भाई साहब दूसरे जो है आपके साथ जुड़े हुए वो क्या कर रहे हैं, ये भी तय करता है कि आप कितनी बड़ी ताकत बनेंगे। केवल आप क्या कर रहे हैं वो एक लिमिट तक आपको पावरफुल बनाएगा। लाइफ का रूल है। जब ओबामा आए तो उन्होंने कहा हम रीबैलेंसिंग ला रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में, यानी कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब हम केवल यूरोप पर नहीं फोकस करेंगे, अब हम एशिया की तरफ फोकस करेंगे। लेकिन कैसे फोकस करेंगे? 3 चीजों से, पैसा, हथियार और कुछ बातें। मतलब कि इकोनॉमी, वेपन एंड डिप्लोमेसी। अब आप सोचेंगे भाई एशिया की तरफ फोकस क्यों कर रहे हो? भाई साहब फोकस वहां किया जाता है जहां से आपकी इकोनॉमी को फायदा होता है, जहां से आपकी जो पोजीशनिंग है कि यार तुम एक बहुत बड़ी ताकत हो, उसको और ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है। उसके बाद जब मतलब ओबामा के बाद जो बाइडेन थे, पहले ट्रंप आए, ट्रंप 1.0, फिर बाइडेन आए, फिर दोबारा ट्रंप आ गए हैं। तो ट्रंप ने पहली बार ये इंडो पैसिफिक वर्ड यूज किया। इससे पहले ओबामा ने एशिया पैसिफिक को फोकस करने की बात कही। अब आप कहेंगे सर एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली अगर हम केवल पैसिफिक क्वेश्चन को लेते हैं, पैसिफिक क्वेश्चन अभी मैं आपको शो करता हूं, ये देखिए, ये है पैसिफिक। तो अगर इस तरफ देखें तो इधर यूएसए है, यहां पर चाइना, ऊपर रशिया। तो एशिया पैसिफिक में हम क्या करते हैं, एशिया के इन देशों को लेते हैं जिनकी जो कोस्ट है वो एक्चुअली अटैच्ड है पैसिफिक वाले एरिया से। तो एशिया में ये वाले देश और ये आपका पैसिफिक ओशन वाले देश ये आते हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम यूज करेंगे वर्ड इंडो पैसिफिक। और जैसे आप इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो उसका मतलब है कि आपने दो केवल ओशियंस को लिंक नहीं करा, अरे आपने स्ट्रेटेजिक थिएटर को बढ़ा दिया है और आपने उसमें इंडिया को प्रोमिनेंस दे दी है इंडो पैसिफिक वर्ड यूज करके। तो यानी कि यूएसए ने कहा ओबामा के टाइम पर कि हम एशिया पैसिफिक पर फोकस करेंगे, यहां पर इन्होंने कहा हम इंडो पैसिफिक पर फोकस करेंगे। पूछा भाई क्यों? ट्रंप ने कहा, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, कि अरे हमारा कंसर्न है एक्चुअली इस रीजन को लेकर। अब आप पूछेंगे नहीं नहीं देखो सच सच बात बताओ क्या चाहते हो ना? नहीं नहीं, हम रीजनल डेवलपमेंट चाहते हैं एशिया मतलब इस इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें इंडिया भी है, मतलब इंडियन ओशन वाला पार्ट, इसके आसपास के देश, और साथ में पैसिफिक ओशन के देश, बीच में जो साउथ ईस्ट एशिया है यानी कि आसियान नेशन है, इन सब का भी हमें ख्याल रखना है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सही बताओ। तो देखो सही क्या बता रहे हैं, सही ये बता रहे हैं कि देखो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना एक डोमिनेंट पावर बन रहा है दुनिया में, और यूएसए की हेजेमनी को अगर किससे खतरा है तो वो चाइना से है। और ये बात काफी पहले से यूएसए की एक फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर है मर्शाइमर, वो बोल रहे थे अपनी बुक में कि भाई तुम रशिया रशिया करते रहते हो, रशिया दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना निकलेगा। वो स्माइल करता रहेगा, तुम्हें सामान बेचता रहेगा और अपनी इकोनॉमी के मिलिट्री पावर को इतना बढ़ा लेगा कि फिर कई सारे देश जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं वो चाइना को सपोर्ट करने लग जाएंगे। टेक एग्जांपल ऑफ जर्मनी।
यूएसए जहां पर काउंटर कर रहा था कि नहीं, बीआरआई को बढ़ाने नहीं देना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके थ्रू वो डेट ट्रैप में डाल देगा देशों को, जर्मनी वाज द फर्स्ट नेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जिसने होल हार्टेडली सपोर्ट किया चाइना को। तो यानी कि भाई देखो, रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं, मुद्दा यह है कि फायदे का ज्यादा कौन लग रहा है। तो जर्मनी को लगा चाइना का फायदा कि भाई चाइना को साथ ले आए, फायदा है, ज्यादा सामान चाइना को बेच पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन ज्यादा हो जाएगा, प्लस यूएसए को भी बैलेंस कर लेंगे जब यूएसए अपने आइडियाज को थोपने की कोशिश करता है यूरोपियन यूनियन देशों पर। तो यानी कि आपकी नजर इस बात पर होनी चाहिए कि भाई तुम ज्यादा फायदेमंद हो दूसरे के, या दूसरे वाला बन रहा है, तो अल्टीमेटली चाइना ज्यादा फायदेमंद हुआ। अब चाइना को अगर काउंटर बैलेंस करना है तो भाई इंडो पैसिफिक वर्ड यूज करना पड़ेगा और इंडिया को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो चाइना को आप उसके खिलाफ खड़ा कर सकते हो। और यूएसए ने कहा भाई हम क्या ही खड़ा करें, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो एक्चुअली इतिहास ने यूएसए के बेनिफिट में कर दी थी। मतलब अरे हिस्टोरिक राइवलरी, बॉर्डर इश्यूज, चाइना नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है, उधर अक्साई चीन कब्जा कर बैठा है। तो यूएसए कह रहा हमने कहां दुश्मनी कराई है, दुश्मन तो ये पुराने हैं, हम तो केवल एक को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि इसको थोड़ा सा लेवल में लाया जा सके। तो ये उनका काम हुआ। प्लस इंडो पैसिफिक में इस वजह से भी फोकस किया यूएसए ने क्योंकि यहां पर है मैसिव ट्रेड। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए यहां पर आपका जापान और साउथ कोरिया, जापान साउथ कोरिया ट्रेडिशनल एलाय हैं यूएसए के, और इनकी एनर्जी का 85% पार्ट जाता कहां से है, इस रीजन से होकर जाता है, यहां से फिर ये मलक्का स्ट्रेट पड़ता है और इससे साउथ चाइना सी से होकर तब ये ऊपर जाता है, ये ताइवान पड़ता है, इसके ऊपर जाता है, यहां पर जाता है। और यहां पर चाइना है भाई डोमिनेंट, साउथ चाइना सी का मेजर एरिया तो चाइना ही क्लेम करता है, नहीं हमारे हैं। 9 डैश लाइन यहां पर क्लेम करता है पूरे एरिया को, है ना। तो अब क्या करें, तो अगर मैसिव ट्रेड यहां से होकर जाता है, एनर्जी सप्लाई यहां से होकर जाती है, तो भाई इस एरिया में तो यूएसए को अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए तो यूएसए प्रेशर बना सके चाइना पर कि देखो हमारे जो साथी देश हैं उनके ट्रेड में और हमारे ट्रेड में कुछ फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस एरिया से जो ट्रेड करते हैं देश और जो हमारे सपोर्ट में, अगर उन पर इंपैक्ट आ रहा है वो कहेंगे यूएसए तुम किस बात के हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुए भाई, हमें सिक्योरिटी तो दे नहीं पाए तुम। क्योंकि भाई रिश्ते बनाने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ता है ना, आपको प्रूव करना पड़ता है, तभी तो आपको हेजोमॉन, तभी तो आपका वर्चस्व माना जाएगा और तभी उसके बदले आप कुछ एडवांटेजेस दूसरे देशों से ले पाओगे, है कि नहीं। तो ये ब्रॉडर स्ट्रेटेजी रही है ट्रेड वॉल्यूम एनर्जी इंडो पैसिफिक में जो होती है। यूएस का कहना है कि देखो हम लिंक कर रहे हैं ओशियंस को, हम लिंक कर रहे हैं डेमोक्रेसीज को। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, क्वाड का नाम सुना है आपने। देखिए क्वाड 4 मेंबर्स कौन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। कॉमन क्या है, डेमोक्रेसी है। वो कह रहे हम तो डेमोक्रेसीज को साथ ला रहे हैं जिससे जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप है ना उनके खिलाफ हम खड़े हो सकें। हम अपनी प्रोजेक्ट पावर, मतलब पावर को प्रोजेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर डेमोक्रेसीज, फ्रीडम, पीस ये स्टैब्लिश होगा। चाइना कहता मतलब मैं डेमोक्रेसी नहीं हूं, यूएस कह रहा क्यों मजाक कर रहे हो यार, तुम कब से डेमोक्रेसी हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं, एक स्कॉलर है मैकफर्सन, उनका कहना है चाइना भी डेमोक्रेसी हो सकता है। किसने कहा केवल वेस्ट का मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज द ओनली आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर सिंगल पार्टी भी है लेकिन ग्राउंड से लोग उस सिंगल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, प्लस वहां पर इलेक्शन होते हैं, तो भाई वो अलग तरह की अपनी डेमोक्रेसी हो सकती है। तो अब इस बात को फिर चाइना भी यूज करता, देखो भाई ये पॉलिटिकल साइंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर खुद हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी डेमोक्रेसी हो सकते हैं। तो यूएसए कहता है उन्हें सीरियसली मत लो, उन स्कॉलर्स को सीरियसली लो जो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां कंपटीशन होता है, जहां फ्री स्पीच होती है। आपके यहाँ कोई शी जिनपिंग के खिलाफ बोल के दिखा दे, सरकार सीसीपी के खिलाफ बोल के दिखा दे, वो आपका चाहे कितना ही ताकतवर कॉरपोरेट लॉबी का हेड हो वो गायब हो जाएगा। मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ जैकमा, क्योंकि जैकमा की कॉरपोरेशन ने जब यूएसए में शेयर बाजार में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करी, जो सीसीपी को मतलब सही नहीं लगा, उसके बाद से जैकमा की जो प्रोफाइल है चाइना में वो लगभग गायब सी हो गई। खैर अब एक और स्ट्रेटजी है भाई, ऐसे देशों को साथ ले आओ इस एरिया के, एशिया के, कि बाकी जो छोटे छोटे देश है ना अब उनको चूज करनी पड़े साइड। अगर आपको चाइना को के खिलाफ देशों को खड़ा करना है, आप कहोगे देखो चाइना के खिलाफ हो जाओ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर उनके आस पड़ोस के देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सबको तुम साथ ले आओगे इंडो पैसिफिक के, और कहोगे कि देखो हम कंटेनमेंट अगेंस्ट चाइना कर रहे हैं, चाइना गलत है, तो मेजर पावर्स के साथ आने से बाकी देशों पर भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भाई उन पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इंडिया कह रहा है कि देखो हम तुम्हारे चालों को समझते हैं,
तो हम तुम्हारे पूरी तरह बहकावे में नहीं आएंगे। हम रखते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब अपने हिसाब से जो सही होगा स्ट्रेटेजिकली हम वो करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, यूएसए ने लाख कोशिश करी कि क्वाड को ना एक मिलिट्री यूनिट बना देते हैं, हम ना एशिया की नेटो बना देते हैं। इंडिया ने कहा नहीं नहीं, वी डोंट बिलीव इन मिलिट्री अलायंसेस, क्योंकि फिर हमारे पास ऑप्शन लिमिट हो जाएंगे ना। हम तो ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं। कुछ मुद्दों पर चाइना के साथ एंगेज भी करेंगे, कुछ मुद्दों पर चाइना के साथ कॉम्बैट वाले फॉर्म में भी रहेंगे। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन अगर हम आपकी मिलिट्री अलायंस का पार्ट हो गए फिर तो भाई हम चाइना के खिलाफ ही खिलाफ हो जाएंगे। प्लस एक और चीज हम समझते हैं, ये यूएसए की एक पुरानी स्ट्रेटेजी है, बेट एंड ब्लीड। बेट एंड ब्लीड स्ट्रेटेजी में वो यूएसए क्या करता है कि एक देश को दूसरे से भिड़ा दो, दूसरा देश और इसमें होगा कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ब्लीड होंगे, इस बहाने जिसको तुम कम करना चाह रहे थे वो भी तो कम होगा। जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को फुल कॉन्फिडेंस दे दो, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, नेटो का पार्ट बना देंगे तुम्हें, और उसके बाद से अब तक युद्ध रुका तो नहीं है, आधे से ज्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है, राइट। फिर उन्हीं के प्रेसिडेंट का कैसे क्या हाल यूएस से करता है जब वो विजिट पर आता है, आप सबको पता है। लेकिन पहले उसको पंप किया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम नेटो का पार्ट बनोगे। तो इससे क्या हुआ, रशिया को भी एसेस कर पाए कि रशिया मिलिट्री में कहां पर वीक है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। प्लस इतने सारे रिसोर्सेज उसके डिप्लीट हो गए, लोग डिप्लीट हो गए भाई, है कि नहीं। तो अपने दुश्मन को कमजोर करना हो तो एक नए को खड़ा करो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोनों को भिड़ाओ, पैसा लगाओ, लेकिन उस पैसे का रिटर्न तुम्हें मिल रहा है, तुम उसको पैसा दे रहे हो तो अल्टीमेटली तुम्हारे ही तो हथियार उसको बेचे जा रहे हैं, तो रूट करके तुम्हारी प्राइवेट कंपनियों की बिक्री हो रही है। प्लस फिर उस देश के रिसोर्सेज पर तुम अपने स्टेक लगाने लग जाओ, तो एक्चुअली वॉर उसके लिए प्रॉफिटेबल है। तो इंडिया इस बात को समझता है, इंडिया कहता है देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इंडिया और चाइना में फ्रिक्शन बढ़ा तो इसका फायदा यूएसए को होगा, और यही काम आसियान देश भी करते हैं। जो आसियान देश है ना, वो भी बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे वियतनाम का। अब देखिए ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है। तो यहां पर वियतनाम का इस पूरे एरिया में ना कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ। एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसको हम कहते हैं यूएन क्लॉज। उसके हिसाब से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक। चाइना कहता है कि यहां पर जो स्पार्टले पैरासल आइलैंड है वो मेरे हैं। चाइना कहता है इस वजह से ये एरिया भी मेरा, ये एरिया भी मेरा, ये एरिया भी मेरा। तो चाइना वियतनाम कहता है ये क्या मजाक चल रही है, मतलब भाई हमारा भी तो यहाँ पर कोस्ट है, तो ये एरिया मेरा है ना 200 नॉटिकल माइल तक। चाइना कहता है नहीं नहीं, ये आपके अंदर वाला एरिया भी मेरा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर टापू हैं, जिस पर चाइना ने बाद में क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, पहले वो चाइना का क्लेम था नहीं। तो अब दुश्मनी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो आपको लगेगा कि हाँ यार फिर तो यार वियतनाम तो चाइना का दुश्मन होगा, लेकिन है नहीं ऐसा। पहले यहां पर 11 डैश लाइन होती थी, जिसको चाइना कहता था हम क्लेम करते हैं मेरा टेरिटरी है, जिसमें कि यहां पर भी 2 लाइन थी कि ये पूरा एरिया भी चाइना का है। चाइना ने सोचा कि यार ऐसा है, वियतनाम बड़ा बैलेंस खेल रहा है, वियतनाम पूरी तरह वेस्टर्न लॉबी के बहकावे में नहीं आ रहा, तो उसने कहा चलो यार इस पे जो अपना क्लेम है गल्फ ऑफ टोंकिन पे, ये हम पूरी तरह जो अपना क्लेम है उसको छोड़ते हैं, और यहां पर हम शेयर करेंगे, कुछ पार्ट हमारा है कुछ पार्ट तुम्हारा है, मिल बांट के रहेंगे दोनों भाई। और इसके बदले वियतनाम को क्या मिल रहा है, अरे एक्सेस मिल रहा है इनकी इकोनॉमी का, चाइना की लेदर, चाइना की अदर कई सेक्टर्स की जो इकोनॉमी है, मतलब जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं वियतनाम में, तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है भाई साहब, टेक्सटाइल, लेदर एंड अदर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जॉब बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है। तो अगर वियतनाम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में भी है और साथ में इकोनॉमिक फायदा भी ले रहा है, आपको नहीं लगता वियतनाम भी तो भाई बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, और ऐसा ही यहाँ पर कई देश कर रहे हैं। हालांकि यूएसए कोशिश करता रहता है, अरे तुम्हें हथियार देंगे, तुम टेंशन मत लो, इसके खिलाफ काउंटर बैलेंस करेंगे, और इंडिया भी बीच बीच में कोशिश करता रहता है। तो हर कोई ना दोनों तरह की स्ट्रेटजीज को साथ साथ लेकर चल रहा है, ठीक है, जिससे चाइना की असर्टिवनेस को भी कंट्रोल करना है और साथ में सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं आना। अब जैसे ही ट्रंप की दूसरी सरकार अभी रिसेंटली बनी, तो ट्रंप ने कहा एशिया फर्स्ट, सिक्योरिटी फर्स्ट, एशिया मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है और एशिया के सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी। जैसे इनका एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है ये, इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन्होंने लाइन लिखी है कि चाइना इनके लिए पेसिंग थ्रेट है, मतलब सबसे तेजी से बढ़ता हुआ थ्रेट है, और उसके लिए कंटेनमेंट करना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा ही एक समय पर चल रहा था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। उस समय एक इनके डिप्लोमेट होते थे जॉर्ज कीनन, उन्होंने एक लेटर लिखा था उस समय यूएसए के अपने, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उनको डिपार्टमेंट को लिखा और उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म बढ़ रहा है, पेसिंग थ्रेट है, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी चाहिए,
तो यूएसए ने कहा अरे कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। तो उन्होंने कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बनाई, उसको रोकने की स्ट्रेटजी बनाई कि भाई जहां जहां से हम रोक सकते हैं वहां पर पैसा हथियार जो लगेगा यूएसए देगा। तो कुछ ऐसा ही यहां पर ट्रेंड हमें अभी दिख रहा है। अब प्रोस्पेक्ट्स क्या है एशियन यूनियन, क्या बन सकता है क्या? देखो सबसे चीज पहले आपके दिमाग में आएगी कि सर आप कह रहे एशिया एक यूनियन बन जाए यूरोपियन यूनियन की तरह, तो फिर सर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो फार ईस्ट में भी देख लें, वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किम जोंग उन साउथ कोरिया के साथ मतलब हाथ मिला लेंगे, लगता तो नहीं है ऐसा है। एक्चुअली इस वजह से कहा जाता है कि देखो एशिया में ना कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कॉलोनियल टाइम के दिए हुए हैं, राइट, और वो आज तक चल रहे हैं। और मेजर कॉन्फ्लिक्ट किसके हैं? बॉर्डर के हैं, आइडियोलॉजीज के हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म किसने दिया? बाहर से ही तो आया उनके देश में। चाइना जापान का अगर मैं रिफ्ट की बात करूं तो वो इतना बड़ा रिफ्ट नहीं है। जैसे सेनकाकू डीआईयू आइलैंड को लेकर ईस्ट चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ज्यादा बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया पाकिस्तान और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है कि यहाँ पर देशों की जो आइडेंटिटी है, जहां पर उन्होंने देशों को शेप किया था मॉडर्न टाइम में, वहीं से जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल राइवलरी, यानी कि जैसे बाई बर्थ अगर राइवलरी चल रही हो तो ये राइवलरी क्या सॉल्व हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैं जरा आपको थोड़ा यादों में पीछे लेकर जाऊं। जहां जब यूरोप देखते हो ना, यूरोप में एक टाइम पर डार्क एज ऑफ यूरोप कही जाती थी, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट थे भाई साहब। फ्रेंच और जर्मन एक दूसरे के जानी दुश्मन, और कॉलोनियल एज में इन्होंने अपनी दुश्मनी और अपने कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया भर में फैलाया। आप इंडिया का आप पीरियड देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आपने फ्रेंच और एंग्लो के कॉन्फ्लिक्ट नहीं पढ़े। तो कहने का मतलब यह है कि ये पोर्चुगीज, ये फ्रेंच, ये ब्रिटिशर्स जो वेस्ट के कॉलोनियल पावर्स थे, ये वहां भी कॉन्फ्लिक्ट करते थे और फिर यहां पर आकर अपनी लड़ाइयां हमसे लड़वाते थे, हमें भी बीच में एंगेज करते थे। लेकिन क्या आज ये सब मिलकर एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है? है भाई साहब यूरोपियन यूनियन का पार्ट। तो कहने का मतलब है इतिहास सिखाता है कि जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन अगर समय बदले, ज्यादा फायदा अगर एक साथ होने में हो तो एक साथ भी हो जाते हैं। डार्क एज ऑफ यूरोप का भी एग्जांपल दिया, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों कहां हुए? यूरोप में ही हुए। लेकिन फिर भी देखिए आज यूरोपियन यूनियन को आप जोन ऑफ पीस कहते हैं। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद इतना डिवेस्टेशन हुआ यूरोप में कि उसके बाद जहां इन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी वो कॉलोनीज संभालनी इनको भारी पड़ गई। अब जब जैसे जैसे वहां से निकले तो कई कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ गए। इंडिया पाकिस्तान इज वन सच कॉन्फ्लिक्ट, है कि नहीं? लेकिन हम फिर भी हम ये कह सकते हैं उसके बाद भी यूरोपियन यूनियन का बनना, एक कॉमन इकोनॉमिक यूनिट, कॉमन पार्लियामेंट बनना, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनना, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और जितने कारण इनके पास थे एक होने के, उससे ज्यादा कारण तो हमारे एशिया के पास है। आप कहेंगे कैसे? पहला एग्जांपल गरीबी। भाई मैंने कहा जरूरत जब बड़ी हो तब एक साथ आते हैं आप, तो गरीबी से बड़ी जरूरत क्या हो सकती है? दूसरा है वास्ट रिसोर्सेस। इतने रिसोर्सेस होने के बाद भी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा फायदा तो वेस्ट ले जाता है। आप टॉप कंपनीज के बारे में सोचिए, टॉप कंपनीज में आपको सबसे पहले वेस्ट की कंपनीज ही याद आएंगी। ह्यूमन रिसोर्स, आपने सुना होगा कितने सारे जो वेस्ट की कंपनीज हैं उसमें जो टॉप टैलेंट है वो हमारे यहां से जाकर वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको यहां की इकोनॉमी में उतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड क्या है? वेस्ट की है। तो इसी चीज को तो शिफ्ट करना है। तो ऐसे में एक साथ आना इज वन गुड ऑप्शन। प्लस हमारी इकोनॉमीज में या हमारी पॉलिटिक्स में भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, अगर ये साथ आ जाएं तो एक स्ट्रेटेजिक बफर बन सकता है, इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। अपडेट के लिए बता दूं, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, सारे अपडेट यहां पर आते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आपसे छूटेगा नहीं अगर आप यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर एशिया कहां ही एक साथ है? अरे भाई साहब एशिया में आसियान इज अ गुड एग्जांपल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज अ गुड एग्जांपल। यानी कि अगर एशिया इतना बड़ा है तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया और ये वेस्ट एशिया, जहां पर आप ये मिडिल ईस्ट देखते हैं, इन दोनों ने तो भाई एक साथ कुछ ग्रुपिंग्स बनाई हैं, जैसे आसियान बन गई और यहां जीसीसी बन गई। तो यार मेजर कॉन्फ्लिक्ट है साउथ एशिया में है और ये फार ईस्ट में है। तो यानी कि अगर हम इसको साध लें, इन दो एरियाज को 1 और 2, तो हम इन सबको एक कर सकते हैं। और अगर यूरोप वहां से दूर जाएगा यूएसए से, तो वहां पर उसको हम साथ ला सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज को ना अब ज्यादा बड़ी मार्केट की जरूरत है। फेवरेबल यू कैन से पॉलिसीज चाहिए उनको, टैक्स पॉलिसीज फेवरेबल चाहिए, ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहिए, तो भाई अपनी फायदे के लिए वो साथ आ सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव और प्लस इसका एक्सपेंशन रिसेंट ये शो करता है कि यस वी आर हैविंग दिस वाइडर कैरेक्टर, राइट।
अब कुछ लर्निंग्स हम ले सकते हैं यूरोपियन यूनियन से। देखिए यूरोपियन यूनियन शुरू कैसे हुआ था, ये कोल एंड स्टील के ट्रेड को बेटर करने की कम्युनिटी बनाई गई थी। एक्चुअली जब इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ते हैं ना डिटेल में, तो वहां पर एक थ्योरी आती है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। यानी कि किसी के साथ अगर आपके रिश्ते खराब हैं, ठीक है, फिर भी आप उससे वास्ता तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है आप उसको नुकसान करने का ना सोचे अगर आपका काम उससे चल रहा है। यानी कि भले ही राइवलरी है कुछ मुद्दों पर, लेकिन अगर उससे ज्यादा मुद्दों पर आपकी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर वॉर हुआ तो भाई वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो शायद वॉर ना हो। तो ये भी एक आइडिया था। इसी वजह से यूरोप में एक कोल एंड स्टील के ट्रेड को अच्छा करने के लिए कम्युनिटी बनी, फिर वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, देन फिर वो यूरोपियन यूनियन बन गया। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है यूरोपियन यूनियन का, यहां पर चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे डाइवर्सिटी, चैलेंजिंग जैसे डाइवर्सिटी इन द सेंस अलग अलग एरियाज की अपनी अपनी डिमांड, जिसको एकोमोडेट करना पड़ता है फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के लेवल पर। प्लस 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हम कहते हैं, वो भी एक मेजर लर्निंग पॉइंट है। एग्जांपल दूं, उस समय पर पोर्चुगीज, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, स्पेन, इन सबको हम कहते हैं पिग्स नेशंस। भाई साहब, जो नॉर्थ और साउथ में आप देखते हैं ना डिफरेंस, कि नदर्न नेशंस जो है हमारे पूरे अर्थ की अगर हम बात करें, ग्लोब की बात करें, तो ज्यादा रिच हैं। और साउथ में जो आप नेशंस देखेंगे जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये रिलेटिवली गरीब हैं। राइट, यहां पर आपको गरीबी दिखती है ज्यादा और वहां अमीर। अब यूरोप का अगर मैं बताऊं तो यूरोप में भी सेम फंडा है। यूरोप में भी जो नदर्न में आपको नेशंस दिखेंगे, तो आप देखना जैसे आपका स्वीडन, फिनलैंड और फ्रांस, जर्मनी, अगर मैं इनको ऊपर वाली साइड मान रहा हूं, और नीचे वाली साइड जैसे पोर्चुगीज, इटली, आयरलैंड, स्पेन, आप देखेंगे यहां रिलेटिवली गरीबी है। तो जैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड यहां है ना पूरे वर्ल्ड में, ऐसा यूरोप में भी है। तो इस वजह से कई बार जो नदर्न नेशन है वो कहते हैं यार हम इतने, मतलब हम ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक परिवार का भाग बन गए हैं, तो इनके यहां संकट आता है, हमें भी पैसा लगाना पड़ता है, और फिर ये हमारे हिसाब से चलते नहीं है, ये तो गलत है। अब इसी वजह से तो फिर परिवार अलग होता है कि भाई हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये ले ही नहीं रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ कैसे सब्सिडीज दे रहे हैं ऐसी ऐसी, जिससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है इनकी इकोनॉमी को। ये बिगड़े हुए हैं, हमारी बात समझ नहीं रहे। ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रिटेन जब एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, उस समय भी कन्विंस किया गया ग्रीस को कि भाई खर्चा कम करो, इकोनॉमी को ट्रैक पर लाओ। भाई उनकी डोमेस्टिक कंपल्शंस थी, सब्सिडी को कम करें तो जनता सड़क पे आ जाए, सरकार के खिलाफ हो जाए, बिक गई है सरकार। तो इसी पशोपेश में फिर ब्रिटेन को लगा यार हमारा ज्यादा पैसा जा रहा है, हमें इतना फायदा नहीं हो रहा, अलग हो जाते हैं इस परिवार से। फाइनली जो है ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया। तो मुद्दा ये, हमारे साथ भी तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यहां पर भी तो है। आप इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिफरेंस देख लीजिए, यही एग्जांपल मैं आपको बता रहा था। तो हमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर एशियन यूनियन बनाना है। तो इनोवेटिव कैसे भाई, हमें जरूरी थोड़ा है कि यूरोपियन यूनियन के मॉडल को कॉपी करना है, हम रिलेटिवली फ्लेक्सिबल मॉडल बना सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आसियान में ना कंसेंसस बेस्ड मॉडल है। आसियान में इंटरनल अफेयर्स में किसी देश के ना जो मतलब आसियान के मेंबर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता। और कंसेंसस का मतलब है सहमति बेस्ड, ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी वोट आ गई तो अब मेंबर नेशन को तुम्हारी माननी पड़ेगी। तो ऐसी मॉडल यहां पर आ सकते हैं। प्लस हमारी ना आसियान देशों में, एशिया के ओवरऑल देशों में ना सिविलाइजेशनल कनेक्शन, या हमारे एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हुए हर्षवी श्रृंगला, वो कहते हैं कि यार एशिया में और वेस्ट में फर्क है। एशिया में ना सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, इन आइडियाज पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो यहां पर पॉलिसीज भी जब बनती हैं, सरकारें भी जिस तरीके से चलती हैं, वहां पर कम्युनिटी, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज, इनका बड़ा फर्क पड़ता है। वेस्ट में क्या इंडिविजुअलिस्ट मॉडल है, यानी कि वहां पर लोगों को अपनी पड़ी हुई है, सेल्फ सेंटर्ड है। आप कहेंगे अच्छा मतलब हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, आप हो तो सही, लेकिन फिर भी आपका सही और गलत बहुत हद तक आपकी कम्युनिटी, आपका परिवार वो तय करता है, लेकिन वेस्ट में वो कम है। तो यानी कि जहां पर सोसाइटीज अलग होती हैं, तो वहां पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी अलग ही बनते हैं। देश देश के बीच में कोऑपरेशन भी अलग बनता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी, सिविलाइजेशन ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो हम इसी बेसिस पर कुछ एक लूज काइंड ऑफ यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो ग्रेजुअली अपना रास्ता तय करे। उसी को हम कहेंगे एशियन वे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंगापुर के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू और मलेशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि यार वेस्ट के मॉडल को चिपकाना क्यों है यार एशिया में, कि वेस्ट की डेमोक्रेसी ऐसी है, हमारी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। अरे भाई एशियन वैल्यूज अलग हैं, तो एशिया में मॉडल भी अलग हो सकता है, अपनी यूनिक बनाओ ना, क्यों दूसरे को एग्जैक्टली कॉपी करना है। जो हमें प्रोग्रेस दे, हमें वैसे मॉडल बनाने चाहिए। तो जैसे कि चाइना का अपना मॉडल हो सकता है, जैसे कई देश चाइना के मॉडल से प्रभावित हैं। तो भाई अपने अपने मॉडल आप बना सकते हो एशिया में, प्लस अपनी एज को पहचानो।
जैसे एशिया डिजिटल एज रख सकता है, जैसे एआई, ब्लॉकचेन। अभी एआई में आपने देखा कहां एनवीडिया एंड अदर कंपनीज ने इतना पैसा लगाया ऑन सर्टेन एआई मॉडल्स, और यहां डीप सीक ने कितने सस्ते में कर दिया। ऐसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ताइवान भाई साहब फार ईस्ट में पड़ता है, प्रोडक्शन का हब है, चाइना प्रोडक्शन का हब बन रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सट्रैक्शन की बात करें, रिसोर्स मतलब सप्लाई की बात करें, तो 60% ज़्यादा सप्लाई चाइना के पास है। अगर हम फिनटेक की बात करें या फिर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया, तो यानी कि हमारे पास डिजिटल, पॉपुलेशन, मार्केट, स्टेबिलिटी, इसका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो पश्चिमी देशों को भी चाहिए। अब जैसे आसियान देशों ने तो अपना डिजिटल मास्टर प्लान भी निकाल रखा है कि यार फिनटेक कंपनीज को बढ़ावा देंगे, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा इंटीग्रेट करेंगे, जिससे ट्रेड जो है आसान हो जाएगा, डिजिटल से और ज्यादा इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे में भाई यहां से ट्रेड करने में फायदा होगा। अगर एशिया को प्रोस्पेरिटी में लाना है तो भाई साहब एक होना सही में एक फायदा यू कैन से हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? एग्जांपल देता हूं। अगर इतना बड़ा रीजन एक मार्केट बन गया तो मुझे बताओ इंटर रीजनल ट्रेड बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इंटर रीजनल का मतलब होता है देशों के बीच में, उस पर्टिकुलर रीजन में आपस में ट्रेड बढ़ेंगे। अगर वहां पर ट्रेड बढ़ेंगे, सोचो आप यूएस में बैठे एक इन्वेस्टर हो, तो आप ऐसे एरिया में पैसा लगाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि भाई मैं एक जगह मैन्युफैक्चर करूंगा तो इस इंडिया में भी बेचूंगा और आसान शर्तों पर मैं आसपास के एशिया के देशों में बेच पाऊंगा। तो भाई आपके लिए तो फेवरेबल होगा ना, क्योंकि आप ज्यादा बेच पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, तो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा, जॉब भी प्रमोट होगी, तो यानी कि इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो अगर एक पैन एशियन एफटीए बनता है विद ड्यू कंसिडरेशन, जिस देश के जो अपने कंसिडरेशन उसको मैनेज करके, तो भी ओवरऑल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, राइट। एशिया की अपनी कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगी और कलेक्टिव यू कैन से रेजिलियंस बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक साथ हैं तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होंगी, तो अगर कुछ संकट आया दुनिया में जो वेस्ट से इमर्ज हुआ, तो उसका हम पर जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो कुछ कम हो सकता है। ये एक एंगल यहां पर बताया जाता है। दूसरा, हमारे ना एशिया में भी ना एक दूसरे कल्चर के बारे में काफी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कोरिया के बारे में हो सकता है, मिडिल ईस्ट के बारे में हो सकता है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हो सकता है, दूसरों का इंडिया के बारे में हो सकता है। लेकिन अगर हम एक यूनिट बनेंगे तो ऐसे में क्रॉस कल्चर जो स्टीरियोटाइपिंग है वो कुछ कम होगी, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन आसान होगा। सोचो यूरोपियन यूनियन में ना एक देश के आप सिटीजन हैं तो दूसरे देश में शेंजन पॉलिसी के बेसिस पर आप आसानी से जा सकते हैं, जॉब करना है, पढ़ना है, मूवमेंट आसानी से हो सकता है। तो अगर ये पूरा एक अलग यूनिट बनता है, जितने चैलेंजेस उन सबको मैनेज करना पड़ेगा, फ्यूचर में अगर बनता है जैसे यूरोप में बन पाया, सारे चैलेंजेस वहां भी थे, तो भाई जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, राइट। और ऑलरेडी हमने इसके केस में ब्रिक्स का आपको एग्जांपल बताइए, ब्रिक्स प्लस, हम ब्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, ब्रिक्स की अलग करेंसी की बात चल रही है ना, तो वो भी एक एंगल है। ये कहा जा रहा है कि अगर ये समझ लिए कि ये जो समय है ना जिसमें ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, एससीओ को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ये शायद शुरुआत है एक पोस्ट वेस्ट एरा की। यानी कि जो ग्लोबल ऑर्डर में सही क्या है, लॉज क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस किसकी सुनेंगे सबसे ज्यादा, उसमें वेस्ट का जो होल्ड है वो कुछ कम हो सकता है और अल्टरनेटिव ऑर्डर आ सकता है जिसमें कि ये एशिया के नेशंस जो हैं इनकी जो साख है वो बढ़ सकती है। लेकिन हमें मैनेज करने पड़ेंगे चैलेंजेस, जैसे कि चाइना रशिया, ऐसा हो सकता है चाइना रशिया में आपस में भी इनसिक्योरिटी हो कि चाइना इतना स्ट्रांग हो रहा है रशिया को आगे डोमिनेट ना करने लग जाए। प्लस हम अगर अपने देश की बात करें तो हमें यूएसए के साथ भी रिलेशन मैनेज करना है, चाइना के साथ भी करना है, रशिया के साथ भी करना है, तो इंडिया को इन तीनों के साथ मैनेज करना है। और इसके बीच में अगर हम यहां पर एक एशियन यूनियन बनाएंगे तो भाई साहब यूएसए कहां तक उसके लिए तैयार होगा, क्योंकि यूएसए भी हर संभव प्रयास करेगा कि ऐसा ना हो। तो यानी कि हमें एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है। ऑलरेडी माहिर हैं एशिया के कई देश बैलेंसिंग एक्ट में, आप साउथ कोरिया की पॉलिसी देखिए, यहां पर पास में रशिया है, चाइना है, उधर जापान एंड यूएसए, एक तरफ साउथ कोरिया, अरे हम तो कैपिटलिस्ट हैं, अरे यूएसए आप हमारे खास हैं, दूसरी तरफ वो रशिया और चाइना से ही पंगा नहीं लेता, कारण क्योंकि पड़ोस उनका है, ऊपर नॉर्थ कोरिया बैठा है। तो यानी कि साउथ कोरिया बैलेंसिंग एक्ट करता है, ऐसी जापान भी बैलेंसिंग एक्ट करता है, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट करता है, तो यानी कि ये हमारी डिप्लोमेसी का एक कोर पार्ट है। तो उसका इस्तेमाल करके एशियन यूनियन की तरफ हाँ कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जो अभी से शुरुआत होंगे, तब जाकर कहीं कहीं 50 साल 80 साल में जाकर कुछ मेटरलाइज होगा। क्योंकि देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बात तो क्लियर है, पावर जो है एक जगह रहती नहीं है, पावर मूव करती है। और ये जो 21st सेंचुरी है, जैसे आज मैं 2025 में हूं तो 2100 मतलब 2100, तो 2100 में चीजें अलग होंगी, राइट। ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमी वाइज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाइज जो एशियन सेंचुरी है वो बनेगी, लेकिन वो किस बात पर डिसाइड होगा कि एशिया के देश आपसी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हटाकर
फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे और ग्लोबल ऑर्डर में अपने से को बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है इसमें, एंड वेयर इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आई होप यहां पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। यहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, यहां पर पूरा कंटेंट इस पीडीएफ में है। एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ एशियन यूनियन बाय हाइलाइटिंग द स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स एसोसिएटेड विद इट। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके 2025 के यूपीएससी मेंस इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 सेक्शन में आ सकता है। इस पीडीएफ को बस डाउनलोड करके रख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का एक आंसर प्रैक्टिस करके यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपके आंसर को रिव्यू कर दूंगा, आपको फीडबैक दे दूंगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।